नमस्कार। आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस खास शो आरएनए में आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। कोई व्यक्ति या संस्था अगर देश विरोधी कार्यों में लिप्त हो और उसको सबूत भी मिल जाए तो उस पर एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। ऐसा ही हुआ है पीएफआई के खिलाफ, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पिछले कई दिनों से लगातार जारी छापेमारी के बाद गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगा दिया है। कई राज्यों ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। गृह मंत्रालय का कहना है कि पीएफआई के कई पदाधिकारियों के टेरर फंडिंग में लिंक के चलते ये फैसला लिया गया। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को फिलहाल 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया। पीएफआई के अलावा उसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल AIIC, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI, रिहैब इंडिया फाउंडेशन RIF, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO, नेशनल वीमेंस फ्रंट NFW, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल जैसे पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। 22 सितंबर और 27 सितंबर को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में पीएफआई से जुड़े 106 लोग गिरफ्तार हुए थे। दूसरे राउंड की छापेमारी में पीएफआई से जुड़े 247 लोग हिरासत में लिए गए। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं, इसका दावा किया गया है। इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी। जांच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर 5 साल का बैन लगाने का फैसला किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 सितंबर यानी बुधवार सुबह इस संबंध में अधिसूचना जारी की। हालांकि इसको मंगलवार रात को ही तैयार कर लिया गया था, क्योंकि इस पर 27 सितंबर 2022 की तारीख लिखी है। इस अधिसूचना में प्रतिबंधित संगठनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन्हें 5 साल के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार ने प्रतिबंध के पीछे की वजह भी गिनाई है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पीएफआई और अन्य संगठनों ने किस तरह भारत में आतंक फैलाया। पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के नेता भी रहे हैं और पीएफआई का संबंध जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB से भी रहा है। ये दोनों संगठन प्रतिबंधित संगठन हैं। पीएफआई के वैश्विक आतंकवादी समूहों जैसे कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS के साथ अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के उदाहरण हैं। ये केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है। आगे कहता है ये नोटिफिकेशन कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या संबद्ध संस्थाएं या अग्रणी संगठन चोरी छिपे देश में असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देकर एक समुदाय के कट्टरपंथ को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि इसके कुछ सदस्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। आगे कहा गया है कि पीएफआई कई आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल रहा है और ये देश की संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है तथा बाहरी स्रोतों से प्राप्त धन और वैचारिक समर्थन के साथ ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। इसी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि विभिन्न मामलों में जांच से ये स्पष्ट हुआ है कि पीएफआई और इसके काडर बार बार हिंसक और विध्वंसक कार्यों में संलिप्त रहे हैं, जिनमें एक कॉलेज प्रोफेसर का हाथ काटना, अन्य धर्मों का पालन करने वाले संगठनों से जुड़े लोगों की निर्मम हत्या करना, प्रमुख लोगों और स्थानों को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक प्राप्त करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि शामिल हैं। पीएफआई काडर कई आतंकी गतिविधियों और कई व्यक्तियों जैसे संजीत यानी कि केरल नवंबर 2021, वी रामलिंगम तमिलनाडु 2019, नंदू केरल 2021, अभिमन्यु केरल 2018, बिबिन केरल 2017, श्री शरत कर्नाटक 2017, आर रुद्रेश कर्नाटक 2016, प्रवीण पुजारी कर्नाटक 2016,
शशि कुमार तमिलनाडु 2016 और प्रवीण नेतारू कर्नाटक 2022 की हत्या में शामिल रहे हैं और ऐसे आपराधिक कृत्य और जघन्य हत्याएं सार्वजनिक शांति को भंग करने और लोगों के मन में आतंक का भय पैदा करने के उद्देश्य से ये हत्याएं की गई। सरकार कहती है कि पीएफआई के वैश्विक आतंकवादी समूहों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के कई उदाहरण हैं और पीएफआई के कुछ सदस्य आईएसआईएस में भी शामिल हुए हैं और इन्होंने सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में आतंकी कार्यकलापों में भाग लिया है। इनमें से पीएफआई के कुछ काडर इन संघर्ष क्षेत्रों में मारे गए और कुछ को राज्य पुलिस तथा केंद्रीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा पीएफआई का संपर्क प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी से भी रहा है। केंद्र सरकार कहती है कि पीएफआई के पदाधिकारी और काडर तथा इससे जुड़े अन्य लोग बैंकिंग चैनल, हवाला और दान आदि के माध्यम से सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र के तहत भारत के भीतर और बाहर से धन इकट्ठा कर रहे हैं और फिर उस धन को वैध दिखाने के लिए कई खातों के माध्यम से उनका अंतरण, लेयरिंग और एकीकरण करते हैं तथा ऐसे धन का प्रयोग भारत में विभिन्न आपराधिक विधि विरुद्ध और आतंकी कार्यों के लिए करते हैं। आगे कहा जाता है कि पीएफआई की ओर से उनसे संबंधित कई बैंक खातों में जमा धन के स्रोत खाता धारकों के वित्तीय प्रोफाइल से मेल नहीं खाते और पीएफआई के कार्य भी उसके घोषित उद्देश्यों के अनुसार नहीं पाए गए। इसलिए आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम 1961 की 3 की धारा 12A या 12AA के तहत मार्च 2021 में इसका पंजीकरण रद्द कर दिया। इन्हीं कारणों से आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12A या 12AA के तहत रिहैब इंडिया फाउंडेशन के पंजीकरण को भी रद्द कर दिया। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात की राज्य सरकारों ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की थी। सरकार आगे कहती है कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या संबद्ध संस्थाएं या अग्रणी संगठन देश में आतंक फैलाने और इसके द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा और लोक व्यवस्था को खतरे में डालने के इरादे से हिंसक आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं तथा पीएफआई की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां राज्य के संवैधानिक ढांचे और संप्रभुता का अनादर और अवहेलना करते हैं और इसलिए इनके विरुद्ध तत्काल और त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है। केंद्र सरकार का यह मत है कि यदि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या संबद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों के विधि विरुद्ध क्रियाकलापों पर तत्काल रोक अथवा नियंत्रण न लगाई गई तो पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या संबद्ध संस्थाएं या अग्रणी संगठन इस अवसर को निम्नलिखित हेतु प्रयोग करेंगे। अब वो क्या होगा, क्या हेतु होंगे, सुनिए। सरकार जो बताती है मैं पूरा हूबहू आपको सुना रहा हूं, शब्द भी इधर उधर नहीं किया, उसकी भाषा से आप अच्छे से समझ रहे होंगे। सरकार कहती है कि ये संगठन अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों को जारी रखेंगे जिससे लोक व्यवस्था भंग होगी और राष्ट्र का संवैधानिक ढांचा कमजोर होगा। आतंक आधारित पश्चिमगामी तंत्र यानी कि रिग्रेसिव रिजीम को प्रोत्साहित एवं लागू करेंगे। एक वर्ग विशेष के लोगों में देश के प्रति असंतोष पैदा करने के उद्देश्य से उनमें राष्ट्र विरोधी भावनाओं को भड़काना और उनको कट्टरवाद के प्रति उकसाना जारी रखेंगे। देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को और तेज करेंगे। केंद्रीय सरकार का यह दृढ़ मत है कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों या संबद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों को तत्काल प्रभाव से विधि विरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद द्वारा यह निर्देश देती है कि यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी किए जाने वाले किसी भी आदेश के अधीन होगी। तो ये पूरा जो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार का था, जो आदेश आया पीएफआई को 5 साल के लिए बैन करने का और उसके सहयोगी संगठनों को, मैंने हूबहू आपको पढ़ के सुना दिया बगैर कुछ जोड़ घटाए, जिससे कि हमको इस समझने में आसानी हो कि सरकार ने आखिर किस वजह से
क्यों और किस अंदेशे से पीएफआई पर बैन लगाया है। राजनीति एक तरफ, सरकार की सोच एक तरफ, उसके पास जो सूचनाएं हैं, उसको जो दस्तावेज मिले हैं, उसके पास जो इंफॉर्मेशन आई है, उसके तहत सरकार ने यह फैसला लिया है, वो मैंने हूबहू आपके सामने रख दिया। अब आइए हम जान लेते हैं कि पीएफआई का इतिहास क्या है। आखिर ये पीएफआई भला है क्या? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों के मेल से बना था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिता नीति पसरई, ये 7 है। पीएफआई खुद को गैर लाभकारी संगठन बताता है, जिसे हम एनजीओ कहते हैं। ठीक है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संगठन। पीएफआई नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली है ना, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं गैर लाभकारी संगठन, ये कहता है कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी संगठन। पीएफआई में कितने सदस्य हैं इसकी जानकारी संगठन नहीं देता है। हालांकि पीएफआई दावा करता है कि 20 राज्यों में उसकी यूनिट है। शुरुआत में पीएफआई का हेडक्वार्टर केरल के कोझिकोड में था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। OMA सलाम इसके अध्यक्ष हैं और EM अब्दुल रहमान उपाध्यक्ष। पीएफआई की अपनी यूनिफॉर्म भी है। हर साल 15 अगस्त को पीएफआई फ्रीडम परेड का आयोजन भी करता है। देश के 15 राज्यों में पीएफआई पिछले कई महीनों से सक्रिय है। गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में पीएफआई सक्रिय है। हाल ही में पीएफआई से जुड़े कई मामले सामने आए थे, जिनकी एनआईए जांच कर रही है। एनआईए ने पीएफआई के टेरर कनेक्शन पर पुख्ता सबूत मिलने पर शहर शहर से संदिग्ध उठाए थे। 22 सितंबर को 15 राज्यों में 106 जगहों पर एनआईए ने छापा मारा। 5 दिन बाद मंगलवार को फिर छापेमारी हुई। यूपी के करीब 26 जिलों से 56 लोगों को उठाया गया, जिनमें लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर जिले शामिल हैं। लखनऊ में एनआईए और एटीएस की टीम ने छापेमारी करके बख्शी तालाब के गांव से 6 लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी इस वक्त छापेमारी की गई। भोपाल में पीएफआई के 21 लोगों को हिरासत में लिया गया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में 3 लोग पकड़े गए, जबकि इंदौर में पीएफआई के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। सबसे बड़ी छापेमारी कर्नाटक में हुई, जहां पीएफआई और एसडीपीआई के करीब 45 लोगों को पकड़ा गया। गुजरात के कई शहरों में पीएफआई के ठिकानों पर तलाशी हुई। एटीएस की टीम ने अहमदाबाद, सूरत, नवसारी और बनासकांठा से 15 लोगों को हिरासत में लिया। पकड़े गए लोगों के तार विदेशों में बैठे कुछ लोगों से भी बताए गए हैं। एनआईए महाराष्ट्र के नवी मुंबई, औरंगाबाद, जालना, शोलापुर और परभनी में रेड कर चुकी है। असम के 8 जिलों में भी पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारकर 21 लोगों को पकड़ा गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जांच एजेंसियों के रडार पर पीएफआई क्यों है? दरअसल पीएफआई को अगर विवाद का दूसरा नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर आतंकी संगठनों से कनेक्शन से लेकर हत्याएं तक के आरोप लगते हैं। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि हत्या के 27 मामलों में पीएफआई का सीधा सीधा कनेक्शन है। 2010 में पीएफआई के सिमी से कनेक्शन के आरोप भी लगे। उसकी वजह भी थी। दरअसल उस समय पीएफआई के चेयरमैन अब्दुल रहमान थे, जो सिमी के राष्ट्रीय सचिव रहे थे, जबकि पीएफआई के राज्य सचिव अब्दुल हमीद कभी सिमी के सचिव रहे थे। उस समय पीएफआई के ज्यादातर नेता कभी सिमी के सदस्य रहे थे और आपको यह पता ही होगा कि सिमी पर भी पहले बैन लगाया गया था, तभी सिमी खत्म हुआ था। हालांकि पीएफआई अक्सर सिमी से कनेक्शन के आरोपों को खारिज करता रहा है। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि पीएफआई और कुछ नहीं बल्कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का ही नया रूप है। इसके बाद पीएफआई द्वारा आयोजित फ्रीडम परेड पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पीएफआई के कार्यकर्ताओं के अलकायदा और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों से लिंक होने के आरोप भी लगते रहे हैं। हालांकि पीएफआई खुद को दलितों और मुसलमानों के हक में लड़ने वाला संगठन बताता है।
अप्रैल 2013 में केरल पुलिस ने कुन्नूर के नराथ में छापा मारा और पीएफआई से जुड़े 21 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी में पुलिस ने 2 देसी बम, एक तलवार, बम बनाने का कच्चा सामान और कुछ पर्चे बरामद किए थे। हालांकि पीएफआई ने दावा किया था कि यह केस संगठन की छवि खराब करने के लिए किया गया है। बाद में इस केस की जांच एनआईए को सौंप दी गई। जनवरी 2020 में भी जब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई, तब तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसमें पीएफआई की भूमिका होने का दावा किया था। हालांकि पीएफआई ने इन प्रदर्शनों में उसका हाथ होने की बात खारिज कर दी थी। पीएफआई ने कहा था कि उनका संगठन कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से काम करता है। पिछले साल मार्च 2021 में यूपीएसटीएफ ने शाहीन बाग में स्थित पीएफआई के दफ्तर की तलाशी ली थी। इससे पहले भी एक बार और भी पीएफआई ऑफिस की तलाशी ली जा चुकी है। बता दें कि ईडी पीएफआई द्वारा कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लेकर दिल्ली और यूपी के दंगों में इसकी भूमिका की जांच भी कर रहा है। पीएफआई पर अक्सर धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वो इसे खारिज कर देता है। हालांकि 2017 में इंडिया टुडे के स्टिंग ऑपरेशन में पीएफआई के संस्थापक सदस्यों में से एक अहमद शरीफ ने कबूल किया था कि उनका मकसद भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है। जब अहमद शरीफ से पूछा गया कि क्या पीएफआई और सत्य सारणी पीएफआई का संगठन का छिपा मकसद भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का है, तो इस पर उसने कहा, पूरी दुनिया, सिर्फ भारत ही क्यों? भारत को इस्लामिक स्टेट के बनाने के बाद हम दूसरे देशों की तरफ जाएंगे। स्टिंग ऑपरेशन में अहमद शरीफ ने यह भी कबूल किया था कि उसे मिडिल ईस्ट देशों से 5 साल में 10 लाख रुपए की फंडिंग हुई। शरीफ ने कबूला था कि पीएफआई और सत्य सारणी को 10 लाख रुपए से ज्यादा की फंडिंग मिडिल ईस्ट देशों से हुई थी और यह पैसा उसे हवाला के जरिए आया था। फरवरी 2021 में यूपी पुलिस की टास्क फोर्स ने दावा किया था कि पीएफआई को दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियों से फंडिंग होती है। हालांकि उसने उन देशों का नाम नहीं बताया था। इससे पहले जनवरी 2020 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी जांच के बाद दावा किया था कि 4 दिसंबर 2019 से 6 जनवरी 2000 के बीच पीएफआई से जुड़े 10 अकाउंट में 1 करोड़ 4 लाख रुपए आए हैं। इसी दौरान पीएफआई ने अपने खातों से 1 करोड़ 34 लाख रुपए निकाले। 6 जनवरी के बाद सीएए के खिलाफ प्रदर्शन तेज हुआ और तेज हुआ। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या संबद्ध संस्थाएं या अग्रणी संगठन विधि विरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त रहे हैं, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के प्रतिकूल हैं और जिससे शांति तथा सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल खराब होने और देश में उग्रवाद को प्रोत्साहन मिलने की आशंका है। पीएफआई पर 5 साल के बैन के बाद यह स्पष्ट है कि पीएफआई अब किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है और इससे उसके टेरर लिंक कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि पहले भी कई टेरर लिंक वाले समूहों पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन ये नए नाम से फिर से सक्रिय हो जाते हैं। जैसा कि कोर्ट ने भी कहा था कि पीएफआई सिमी का ही नया रूप है, तो सरकार और एंटी टेरर एजेंसियों को इस मामले में सक्रिय रहना होगा कि बैन की गई सभी संस्थाओं के लोग मिलकर फिर किसी ऐसे संगठन का निर्माण न कर लें जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो। सबसे बड़ी बात यही है। इसी के साथ अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल और रिक्वेस्ट, कैसा लगा आज का आपको हमारा ये शो यानी कि आरएनए? कमेंट करके इस एपिसोड के बारे में अपना रिएक्शन जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।